हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू टीम लाइव। तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। 3 लेक्चर शायद इसके हो चुके हैं, 4th लेक्चर है। इसमें हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया था, ठीक है। अब कूलम्ब्स लॉ के ऊपर कुछ क्वेश्चन हैं वो पढ़ेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी क्या करना है हमको? कूलम्ब्स लॉ पढ़ना है, सॉरी इसके क्वेश्चन करने हैं। अब देखो ये एग्जाम्पल पहले ये क्या कहता है? 1.4 एग्जाम्पल है, कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट मासेस, ठीक है। ये क्या हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए न्यूटन्स लॉ आया था, G=G m1m2/r² पढ़ा हुआ आपने, ठीक है। अगली बात, बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर इंडिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड मासेस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। दोनों में देखो क्या सिमिलरिटी होती थी। इलेक्ट्रिक फोर्स को जब हम लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स को किस तरीके से लिखते हैं? F, इसको E लिख दो, ठीक है। तो Fe क्या हो जाएगा? 1/4πε और Q1 Q2 अपॉन R, Q1 Q2 डिवाइड बाई R, सॉरी R²। ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स। सेम हम क्या लिखते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल को लिखा जाता था कैपिटल G यहाँ पर, ठीक है, कांस्टेंट, और वहाँ पर होते थे मास m1 m2 और उसमें भी R², डिस्टेंस का स्क्वायर होता था। सेम ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इन दोनों की वैल्यू होती थी 1/4πε एप्साइलन की जगह एप्साइलन नॉट लिख रहे हैं। क्यों? एप्साइलन किसका होता है? मीडियम का होता है, ये मैं कल बताया था आपको, ठीक है। एप्साइलन मीडियम का होता है, तो अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। अभी हमको करना क्या है? एप्साइलन नोट के हिसाब से लिखना है इसको। क्यों? एप्साइलन नोट में जो एप्साइलन नोट है वो वैक्यूम का, तो वैक्यूम के लिए तो ये हमारे पास फिक्स होगा, वैक्यूम तो जगह जगह नहीं बदलेगा, तो इसकी वैल्यू हमको पता है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। एप्साइलन नोट की जगह अगर मीडियम आ जाता है तो एप्साइलन कर देते हैं वहाँ पर। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹, ठीक है। और अगर हमको क्या निकालना है? यूनिट निकालनी है। देखो फोर्स की यूनिट कितनी हो जाएगी? न्यूटन। इधर क्या था? डिस्टेंस का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर बनेगा, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर। और कुलाम ये डिवाइड में जाएंगे, यानी चार्जेस डिवाइड में जाएंगे जब इसके पूरे की यूनिट निकालेंगे। चार्जेस जब डिवाइड में जाएंगे तो क्या बनेगा? कुलाम स्क्वायर। इसको C² लिख देते हैं वैसे, ठीक है। Q1 Q2 2 बार आ रहा है ना कुलाम, ठीक है। ऐसे ही क्या करते हैं, इसके बाद G की वैल्यू लिखते हैं। G की वैल्यू क्या होती है? 1.67 × 10⁻⁻11, ठीक है। इसका अगर यूनिट निकालना है हमको तो क्या होगा? देखो ये आ जाएगा बस न्यूटन इसकी जगह, क्योंकि फोर्स है, और ये मीटर स्क्वायर ही आएगा क्योंकि यहाँ भी डिस्टेंस है, बस m1 m2 हो गया Q1 Q2 की जगह, तो यहाँ पर किलोग्राम स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? किलोग्राम स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। ये तो आपने पढ़ ली होगी, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में शायद मैं भूल गया हूँ बताना। तो अब अगर एप्साइलन नोट की जगह एप्साइलन आ जाता है ना, तो एप्साइलन की जगह हम क्या रखते हैं? एप्साइलन = K एप्साइलन नोट भी लिखते हैं, ठीक है। तो बस एप्साइलन नोट तो वापस आ जाएगा, वैसे ही वहाँ पर K की वैल्यू हमें और रखनी होती है वहाँ पर। और K की वैल्यू क्या होती है? एक चीज़ और याद रखना, K की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी, यानी K की वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से ज़्यादा होगी, 1 से कभी भी कम नहीं होगी, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं आगे। ये क्या बोलता है फिर? ठीक है, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। हमको क्या करना है? मैग्नीट्यूड इनका रेशियो निकालना है इन दोनों फोर्सेस का, ठीक है। बोला क्या उसने? फॉर एन इलेक्ट्रॉन ए प्रोटॉन, ठीक है, फॉर 2 प्रोटॉन्स, और बस 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए निकालना है और फिर 2 प्रोटॉन्स के लिए निकालना है। तो पहले क्या करते हैं? फर्स्ट कंडीशन को करते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब हम कंसिडर क्या कर लेते हैं? ऐसा कंसिडर करो कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन, और यहाँ थोड़ी डिस्टेंस पे हमने प्रोटॉन रख दिया, ये प्रोटॉन है। दोनों के बीच के डिस्टेंस लिख लो R, ये हमने R लिख ली, दोनों के बीच के डिस्टेंस। अभी हम क्या करेंगे? दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस तरीके से निकलेगा? सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो, Fe = 1/4πε। अब देखो उसने कुछ नहीं बोला, यहाँ पर हमको मीडियम नहीं दिया उसने, ठीक है। कोई मीडियम दिया है क्या? नहीं दिया। अगर मीडियम नहीं दिया इसका मतलब वैक्यूम कंसिडर करके चलेंगे हम। इसने अभी तक हमने जो क्वेश्चन पढ़ा कहीं पर मीडियम
नहीं बताया, आगे भी पढ़ लेते हैं। एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर इतना अपार्ट, ठीक है, यानी उनकी डिस्टेंस दे दी 1 एंगस्ट्रॉम दे दी और ये दिया, यानी कि हमको और कुछ नहीं बताया। चलो जी, अब क्या करते हैं, सीधा फोर्स वाला फॉर्मूला लगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह अब आएगा एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि उसने मीडियम का जिक्र नहीं किया, मतलब वहाँ पर वैक्यूम है, तो ये आया कुछ इस तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और Q1 Q2 की जगह क्या, दो है, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, तो Q इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q प्रोटॉन का चार्ज, इस तरीके से लिख सकते हो। डिवाइड में कितना आएगा R², R कितना दिया उसने 1 एंगस्ट्रॉम दिया। अगर नहीं भी लिखते हैं ना कंपेयर करने के लिए तो बिना लिखे भी काम चल जाएगा, ठीक है, लेकिन क्या करो लिख दो 10 की पावर -10 मीटर है ना, मीटर में लिखो उसको, या फिर R² ही लिखो पहले तो। अब वैल्यू रखेंगे, वैल्यू जब रखेंगे कितना आएगा, ये कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 × 10 की पावर 9 हो जाएगा ये तो, इंटू और QE। अब देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर दोनों पर चार्ज क्या होता है, सेम होता है, मैंने बताया होता है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम, ये होता है ना। इलेक्ट्रॉन पर भी सेम चार्ज होगा, प्रोटॉन पर भी सेम चार्ज होगा, तो लिखो 1.6 × 10⁻⁻19 और इसी का स्क्वायर कर देंगे एक ही बार, क्यों, ये भी सेम आने वाला है, ठीक है। डिवाइड में R² मतलब 10⁻⁻10, ये डिस्टेंस थी, इसका स्क्वायर, ठीक है, ये थी ना 10⁻10 मीटर, और स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख दो केवल, ठीक है, हमको सॉल्व नहीं करना है इसको। अभी क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स देखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, देखो इसको Fg लिख देंगे, Fg इज इक्वल टू, ये क्या था, कैपिटल G से बन रहा है ना, और G की वैल्यू कितनी थी 1.67 × 10⁻⁻11, ये होती है G की वैल्यू, ठीक है। अभी क्या था M1 M2, M1 क्या इलेक्ट्रॉन का मास, M2 क्या प्रोटॉन का मास। तो पहले इलेक्ट्रॉन का मास लिखो, इलेक्ट्रॉन का मास गिवन भी है और याद भी रखना है आपको, कितना होता है 9.1 × 10⁻31, ये होता है इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है। अब क्या करो प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का मास कितना होता है, ये होता है 1.67 × 10⁻27, ये लिखना है आपको, या केवल 1.6 लिख कर छोड़ दो इसको, 1.6। चलो जी, अब डिस्टेंस है R², तो वही 10⁻10 का स्क्वायर कर दो, 10⁻10 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अभी करना क्या है, हमको इनका रेशियो निकालना था, तो रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने के लिए इसको सॉल्व नहीं करते अभी, ऐसे लिख देते हैं सीधा, ठीक है, जो कैंसिल आउट होगा कैंसिल कर देंगे। तो पूछा क्या था, F इलेक्ट्रॉन अपॉन F ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का। अब देखो क्या क्या होगा, 10 की पावर -10 का स्क्वायर, 10 की पावर -10 का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल होंगे एक तो, ठीक है। यहाँ 1.6 का स्क्वायर है, यहाँ पर एक बार 1.6 आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, साथ में 1.67 को भी अप्रोक्स 1.6 कंसिडर कर लो। जब आप इस कैलकुलेशन को करोगे ना, पूरा कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, करके देख लेना आप लोग, वरना इतना तो लिख लेना, 9 × 10 की पावर 9 था, इंटू 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर, और डिवाइड में कितना था ये 10 की पावर -20, स्क्वायर करेंगे तो 20 हो जाएगा ना, और डिवाइड में कितना आ रहा है ये 1.67 × 10⁻11 इंटू 9.1 × 10⁻31 इंटू 1.6 × 10 की पावर -27, और डिवाइड में कितना था वही 10 की पावर -20। अब इसको फाइनली सॉल्व करते जाओ, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपके पास 10 की पावर कितना 39 अराउंड। इसको अप्रोक्सीमेट में लिखो ऐसा, जब अप्रोक्सीमेट करोगे ना तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशियो होता है 10⁻39 आएगा जब आप इसको सॉल्व करते रहोगे, ठीक है ना। ऑर्डर से भी पता करते हो, इनको नेग्लिजिबल करो, और ये 9 हो गया, ये 19, 31, इन सब को जब ये तो कैंसिल ही हो गया सीधा, ठीक है, डिटरमाइन करोगे इसके अराउंड आएगा, ठीक है। और जब ठीक से सोल्व करोगे 10⁻39 आ जाएगा। यानी क्या लिखेंगे अब इसको हम, रेशियो पूछा था, क्या पूछा था इसने सीधा, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, ठीक है, पहले इलेक्ट्रिक फोर्स और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो सीधा ये आ गया, ठीक है।
तो आपको ज़्यादा नहीं करना, बस यही आंसर छोड़ देंगे। और इसकी यूनिट भी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, दोनों फोर्स हैं, फोर्स की यूनिट इसकी यूनिट कैंसिल आउट करेगी, 39 रह जाएगा। सेम काम किसके लिए करने का बोला उसने, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया। अब प्रोटॉन प्रोटॉन की बात कर रहा था वो, ठीक है। अब किसकी बात कर रहा है, प्रोटॉन प्रोटॉन। तो प्रोटॉन प्रोटॉन में क्या होगा, एक प्रोटॉन यहाँ पर है, इसको भी प्रोटॉन लिखोगे, प्लस दूसरा प्रोटॉन यहाँ पर है, इसको भी प्रोटॉन लिखोगे। दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या कंसिडर कर लिया, आर कंसिडर कर लिया। सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये वाला तो बिल्कुल सेम आएगा, क्यों, 1.6 ये दोनों प्रोटॉन के लिए, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये तो बिल्कुल सेम आ जाएगा। एफ ई तो एफ जी में क्या चेंज होगा, मास चेंज हो जाएगा बस। यहाँ क्या 1.6 10 की पावर -27 था, 9 पॉइंट इलेक्ट्रॉन का मास था, इसको चेंज करके प्रोटॉन का ही मास लिख देंगे। और जब उसका रेशियो फिर से निकालेंगे, तो मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ, यहाँ पर इधर लिखता हूँ, एफ ई कितना हो जाएगा 9 × 10⁻9 और मल्टीप्लाई किसका 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर और डिवाइड करो किससे 10⁻20 से। सेम उसी तरीके से आ रहा है जैसे ये था ना, यही सब कुछ आएगा। फिर एफ जी निकालो, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कितना था 1.67 × 10⁻11 ये था। और क्या था, ये तो प्रोटॉन का मास है और ये भी प्रोटॉन का मास ही आएगा यहाँ पर भी, तो दोनों सेम है, स्क्वायर लिख देंगे एक ही बार। 1.6 × 10⁻27 का होल स्क्वायर और डिवाइड में डिस्टेंस उतनी ही है, 10⁻10 मीटर थी ना, ठीक है। अब क्या करो, रेशियो निकालते हैं। जब इसका और इसका रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो रेशियो कितना आएगा, देखो एफ ई और इसको डिवाइड करो एफ जी से, और ये आएगा अप्रोक्सीमेट 10⁻36, ठीक है। वो 39 था, ये 36 है। अब यही बात अगर दो इलेक्ट्रॉन के लिए बोली जाती ना, ये क्या है किसके, प्रोटॉन प्रोटॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए। अब यहीं पर एक ऐड कर लेना आप लोग, क्या, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा भी इलेक्ट्रॉन, और दोनों के बीच के डिस्टेंस को r कंसिडर कर लेना, ठीक है। और सेम इन्हीं के लिए जब ये रेशियो निकालोगे एफ ई अपॉन एफ जी, तो ये आएगा अप्रोक्सीमेट 10⁻43, ठीक है ना। ये आप लोगों को याद रखना है, तीनों रेशियो याद रखने हैं आपको। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के लिए 43, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए जो कि ये रहा 39, और प्रोटॉन प्रोटॉन के लिए 36। चलो जी, ठीक है। और देखते हैं, इसको कॉपी करो, ठीक है। क्वेश्चन पूरा करते हैं। तो रेशियो तो हमको पता लग गया। दूसरा क्वेश्चन होता है, बी पार्ट था इसमें। ये क्या कह रहा है, एस्टिमेट द एक्सेलरेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर अपार्ट, ठीक है। यानी एक्सेलरेशन पता करना है। एक्सेलरेशन पता करने का सिंपल फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा F = ma, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो a निकालना है तो क्या करेंगे, F/m, यानी मास से डिवाइड कर देंगे इसको। मास से डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। अभी देखो करेंगे क्या, सबसे पहले तो फोर्स निकालना है। क्या फोर्स, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था, उसको दोबारा लिख लेते हैं। क्या था फोर्स, F = अब किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की बात कर रहा है ना ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच फोर्स देखो कितना था, 9 × 10⁻9 इंटू 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर, और डिवाइड में कितना था 10⁻10 का स्क्वायर। ये था इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब इसको निकालेंगे ये आएगा 2.154 करके कुछ, 2.154 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा ये माइनस कितना, देखो 9 है, ऊपर जाके ये 20 बनेगा, तो ये कुछ इतना आएगा, 29 का राउंड कुछ आना चाहिए, 9 और -38, ये -38 होगा ना, और प्लस ये होगा 20, तो 20 और 9 कितना हो जाएगा हमारे पास, वेट इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 20 और 9 कितना हो जाएगा 29, और -38 करेंगे तो -9 बचेगा, यानी यहाँ पर बचेगा -9, ये हो जाएगा, वेट सॉरी, हाँ ठीक है, -9 हो गया। अब करो सवाल, A = क्या लगेगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसका निकालना है, पहले इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट करो, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट करेंगे तो इस फोर्स को इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास अब देखो कितना था, ये 2.154 इंटू 10⁻9 अराउंड इतना था,
और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, उधर लिखा हुआ भी है 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 31। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही प्रोटॉन का एक्सेलरेशन निकालना है। प्रोटॉन का एक्सेलरेशन निकालने के लिए Fe यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, E का मतलब क्या है, या E को हटा ही दो कन्फ्यूजन से बचने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए भी E लिख रहे हैं ना हम। ठीक है, F अपॉन m ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। फोर्स कितना दिया, यही 2.154 इंटू 10 to पावर माइनस 9 और डिवाइड में प्रोटॉन के लिए 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 ये था। ठीक है, इससे क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन इसका भी निकल आएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ जो फोर्स रखा दोनों के लिए हमने सेम रखा। अब मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, कल ही बताई थी, जब दो चार्ज हैं, दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म पढ़ा था F12 F21, एक की वजह से दूसरे पर फोर्स, दूसरे की वजह से पहले पर। और ये भी कहा था इनका मैग्नीट्यूड है ना, यानी केवल इनका मैग्नीट्यूड, इनका अमाउंट चेक करेंगे तो अमाउंट दोनों का बिल्कुल सेम होगा, बस डायरेक्शन उल्टी होगी। तो हमको यहाँ एक्सेलरेशन निकालने के लिए सिर्फ अमाउंट देखना है, डायरेक्शन क्या आएगी, उल्टी आएगी दोनों की। ठीक है, जैसे वहां पर ऑपोजिट डायरेक्शन थी, यहाँ पर भी ऑपोजिट डायरेक्शन रहेगी। लेकिन हमको क्या बताना है, केवल अभी मैग्नीट्यूड बताना है। तो मैग्नीट्यूड बता दिया हमने, ये पूछा हुआ भी था मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेना, कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कूलॉम्स लॉ, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, ये बोलता है ए चार्ज मेटेलिक स्फीयर ए इज सस्पेंडेड बाय ए नाइलॉन थ्रेड। ठीक है, अनदर चार्ज मेटेलिक स्फीयर बी हेल्ड बाय एन इंसुलेटिंग हैंडल इज ब्रॉट क्लोज टू ए सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एज शोन इन फिगर 1.7 ए। तो फिगर दी होगी कहाँ है, 1.7, ये ए फिगर है। ठीक है, इसमें क्या है, इसको हैंग किया हुआ है इंसुलेटिंग, ये इंसुलेटर है, वायर जो है ना इंसुलेटर, तो चार्ज यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा इंसुलेटर इससे पकड़ा हुआ है हमने, इसको क्या बोलते हैं, इस चार्ज कह सकते हैं उसको, स्फीयर को हम इसके पास लेकर आए 10 सेंटीमीटर दूर इससे। उसके बाद क्या बोला इसने, अनदर चार्ज मेटेलिक स्फीयर बी हेल्ड बाय एन इंसुलेटिंग हैंडल। ठीक है, अब क्या बोला उसने, ए सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 10 एज शोन इन फिगर। ठीक है, द रिजल्टिंग रिपल्सन ऑफ ए इज नोटेड, यानी हमने रिजल्टिंग रिपल्सन नोट किया। इसका क्या मतलब है रिपल्सन का, दोनों पर या तो पॉजिटिव है या निगेटिव चार्ज है। ठीक है, यानी दोनों सेम चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल बाई शाइनिंग ए बीम ऑफ लाइट एंड मेजरिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ इट्स शैडो ऑन ए स्क्रीन। ठीक, इस पर ए एंड बी आर टच, यानी ए और बी को हमने एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में लेकर आए बाई टचड। ठीक है, बाई अनचार्ड स्फीयर सी एंड डी रेस्पेक्टिवली, यानी ए को सी से टच किया और बी को डी से। ठीक है, और सी और डी क्या थे, अनचार्ज थे, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। ठीक है, आगे देखो, एज शोन इन फिगर 1.7 बी, कहाँ है 1.7 बी, ये रहा, ए को सी से और बी को डी से चार्ज किया। अभी ये भी बताया जाएगा होता क्या है इसमें। अब देखो, अब क्या बोला उसने, बी इज ब्रॉट क्लोजर टू ए, सी एंड डी आर देन रिमूव एंड बी इज ब्रॉट क्लोजर टू ए, बी को हम ए के पास लेकर आए, डिस्टेंस ऑफ 5, पहले कितना था 10 सेंटीमीटर था, ये रहा, अब कितना है 5 सेंटीमीटर बिटवीन देयर सेंटर एज शोन इन फिगर 1.7 सी। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिपल्शन ऑफ ए ऑन द बेसिस ऑफ कूलॉम्स लॉ। ठीक है, नया हमको क्या बताना है, रिपल्शन फोर्स बताना है। स्फीयर ए एंड सी, स्फीयर बी एंड डी हैव इन आइडेंटिकल साइज, इग्नोर द साइज ऑफ ए एंड बी इन कंपैरिजन टू द सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, सबसे पहले तो एक नोट करने वाला पॉइंट, अगर दो स्फीयर सेम साइज के हैं, क्या है, दो स्फीयर सेम साइज के, ठीक है, दोनों स्फीयर कैसे हैं, सेम साइज, तो सेम साइज के होने के बाद जब इनको आपस में कांटेक्ट में लाया जाता है तो क्या होता है, इसके ऊपर जितना चार्ज है, मान लो Q1 चार्ज है, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज है Q2, पहले कांटेक्ट में लाने से पहले। जैसे ही हम इनको कांटेक्ट में लाएंगे, इनका चार्ज ना आपस में बराबर बराबर बट जाएगा। अब बराबर बराबर कैसे बटेगा, इस तरीके से समझो कि दो इंसान हैं, एक इंसान के पास है 100 रुपये और दूसरे के पास है 300 रुपये, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के पास आए, दोनों ने कहा पार्टी करेंगे। पार्टी करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, दोनों ने अपने पैसे काउंट किए, एक साथ कैलकुलेट किए, टोटल कितने हुए ये 400। अब पार्टी कितने की करनी है इनको, 400 की। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, पार्टी की। अब पार्टी में ऐसा तो नहीं है इसके पास ज़्यादा पैसे, इसने ज़्यादा उड़ाए होंगे और इसने कम उड़ाए होंगे, मतलब पैसे तो ज़्यादा उड़ाए पर कंज्यूम तो इन्होंने और दोनों ने बराबर ही क्या होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, 200 का इसने कंज्यूम कर लिया मैटर, 200 का इसने कंज्यूम कर लिया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब
क्या होगी, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसे ही चार्ज होगा, जब चार्ज अलग अलग होंगे, इस पर Q2 था, इस पर Q1 था, जब इनको कांटेक्ट में लाया जाएगा तो इनका टोटल चार्ज होने के बाद बराबर बराबर बढ़ जाएगा। ठीक है, बराबर बराबर क्या, जैसे ऐड करो Q1 प्लस Q2 हुआ, टोटल चार्ज हो गया कितना, इसका Q1 मिला और उसका Q2। अब ये टोटल चार्ज को आधा इसके पास भेज दो, आधा इसके पास, तो कैसे करेंगे, डिवाइड किया हमने 2 से, आधा इसके पास आ गया इतना चार्ज और आधा इसके पास आ गया इतना चार्ज। ठीक है, लेकिन इसकी ना एक शर्त है। शर्त क्या है, दोनों स्फेयर सेम साइज के होने चाहिए। क्या होने चाहिए, दोनों स्फेयर सेम साइज के होने चाहिए। ठीक है, अगर सेम साइज के नहीं हुए तब क्या होगा, चार्ज तब भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, लेकिन बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा उस टाइम, उस अलग कंडीशन है, वो हम जब पोटेंशियल पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल पढ़ेंगे ना, वहां आपको बताया जाएगा अच्छे से। अभी फिलहाल आपको क्या याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर दो आइडेंटिकल है, दोनों साइज में सेम है, दोनों स्क्वायर साइज में सेम है, तो दोनों को कांटेक्ट में लाने पर उनका चार्ज बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इतना याद रखना। यही यहां पर हुआ, देखो ये कितना था, 4 चार्ज था इसके पास, 4 कह सकते हो 4 प्लस चार्ज था, और हम अनचार्ज लेकर आए थे। अनचार्ज मतलब C क्या था, पहले 0 पर था, तो टोटल कितना हुआ, 0 प्लस 4/2। पहले 0 प्लस 4 टोटल हुआ, अब आधा आधा बांट दो, यानी 0 प्लस 4/2, यानी 2 इसके पास हो गया, 2 इसके पास हो गया ना, बराबर बराबर। ऐसे ही यहां से 2 से एक एक बराबर बराबर बढ़ गया। ठीक है, अब करेंगे इसकी कैलकुलेशन। अब देखो कैलकुलेशन क्या बोलती है। अच्छा, लास्ट में पूछा गया उसने, कहा गया, शॉन फिगर। ठीक है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिपल्शन ऑफ ए ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, यानी उसने हमको ये नहीं बताया कितना चार्ज है। ठीक है ना, बस हम कंपेयर करना है कि पहले के मुकाबले कितना चार्ज होगा। तो शुरू में चार्ज पता करते हैं, फोर्स पता करते हैं। शुरू में कितना फोर्स है, देखो हमने कंसिडर किया, लेट एज्यूम इनिशियली A and B have QA and QB charges, या फिर लिखो Q1 and Q2 चार्ज रेस्पेक्टिवली, ऐसा लिख दिया। ठीक है, यानी A के पास Q1 था, B के पास Q2 था रेस्पेक्टिवली, ये आपने लिख दिया। ठीक है, अब निकालो उनके बीच फोर्स, निकालो इनिशियल फोर्स इन इनिशियल फोर्स बिटवीन देम। ठीक है, तो क्या लिखोगे, F लिखोगे उसको। अब क्या किया, फॉर्मूला लगाया 1/4 पाई एप्साइलन, या एप्साइलन नॉट लिख सकते हो। अगर उसने जिक्र नहीं किया ना तो एप्साइलन नॉट भी लिख सकते हो, लेकिन हमें क्या करना, कंपेयर करना है ना। कंपेयर करने में ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, हमारी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसको एप्साइलन नॉट लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एप्साइलन लिखते हो तो दूसरे में भी एप्साइलन नॉट लिखना है तो वहां भी नॉट। ठीक है, अब क्या करेंगे, Q1 Q2 डिवाइड बाई कितना हो गया, R स्क्वायर कितना हो गया, R स्क्वायर। R कितना है, देखो डिस्टेंस कितना दिया दोनों के बीच का, 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर लो, 10 का स्क्वायर। अभी इसको रखना सेंटीमीटर में, मतलब कूलम्ब है और हमने इसको सेंटीमीटर में रखा है, मीटर में कन्वर्ट कर सकते थे, क्यों नहीं कर रहे, जहां भी हमको कंपेयर करना होता है ना वहां पर यूनिट कैंसिल हो जाती है। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर है तो दोबारा ये 5 इसको भी सेंटीमीटर में रखेंगे, कैंसिल हो जाएगी। यहाँ कूलम्ब है तो उसको भी कूलम्ब में रखेंगे, और सेम ऐसे ही एप्साइलन भी कैंसिल होगा लास्ट में जाकर, तो इसको 10 ही रहने दो। और हमने लिख लिया Q1 Q2। ठीक है, और Q1 Q2 अच्छा ना लग रहा हो तो QA QB ये कर लेना, QA QB अपॉन 10 का स्क्वायर। और 10 ना भी लिखा होता, केवल R लिखा होता और यहाँ क्या दिया होता, R का आधा, हाफ कर दिया तो भी काम चल जाता। ठीक है, चलो जी, इसको इक्वेशन 1 लिखा हमने। ठीक है, अब क्या करा हमने, दोनों चार्ज को अनचार्ज C और D से अटैच किया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, आफ्टर A and B with C and D रेस्पेक्टिवली, यानी A को किससे, C से, और B को D से। ठीक है, क्या देयर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड
इक्वली बिकॉज ऑफ आइडेंटिकल साइज। किसकी वजह से? क्योंकि उनका साइज आइडेंटिकल है, इस वजह से। ठीक है, आइडेंटिकल साइज की वजह से वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको इधर लिखना शुरू करते हैं। अब देखो ए पर कितना चार्ज था, क्यू ए था, और डी पर कितना चार्ज था, 0 था। ठीक है, तो इसको पहले लिख लो हेयर क्यू सी 0 एंड क्यू डी, यानी चार्ज ऑन डी ये भी 0 है। तो क्या लिखेंगे, नाउ चार्ज ऑन ए, चार्ज ऑन ए, तो इसको क्या लिखेंगे, चार्ज ऑन ए, नया चार्ज। ठीक है, अब क्या है, नया चार्ज है वो, तो आधा आधा बट गया, तो चार्ज ऑन ए कैसे हो जाएगा, क्यू ए जो उसका खुद का चार्ज था उसमें 0 को ऐड किया और हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया उसका। ठीक है, यानी आधा कर दो, क्यू ए का चार्ज और सॉरी सी का चार्ज, कहाँ गया सी, ये रहा सी का चार्ज, दोनों को ऐड किया तो क्यू सी 0 था, क्यू ए वो रहा ए पर, और उसका आधा आधा बांट दो, तो यानी कितना रह गया अब चार्ज, क्यू ए बाई 2, पहले का आधा रह गया। ठीक है, सेम क्या निकालेंगे, चार्ज ऑन बी, बी का भी यही हाल होगा, तो क्या लिखेंगे, क्यू बी प्लस 0 और इसका हाफ कर दो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, क्यू बी डिवाइड बाई 2। अब अलग से फोर्स पता करो, नाउ फोर्स बिटवीन देम, फोर्स बिटवीन देम। ठीक है, तो करना क्या है, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करो, एफ, अब इसको ऐसे लिख दो, एफ प्राइम लिख दो, चलो यहाँ। ठीक है, एफ प्राइम लिख दिया आपने। ठीक है, फॉर्मूला क्या आएगा, 1/4 पाई एप्साइलन, या एप्साइलन नॉट, दोनों को सेम रखना है। क्यों, क्योंकि मीडियम अगर पहले था तो बाद में भी रहा होगा, उसने जिक्र ही नहीं किया हटाने का, मीडियम अगर पहले नहीं था तो बाद में भी नहीं होगा। ठीक है ना, अब चलो क्या करते हैं, Q1 की जगह क्या आएगा, क्यू ए था ना यहाँ पर, अब चार्ज कितना रह गया, ए का आधा, तो क्यू ए की जगह आएगा क्यू ए बाई 2, कितना आएगा, क्यू ए बाई 2। ठीक है, दूसरा आएगा क्यू बी बाई 2, क्यू बी अपॉन 2। ठीक है, चलो जी, अब ये आएगा 5 का स्क्वायर, कितना आएगा, 10 का स्क्वायर नहीं आएगा, अब क्या आएगा, 5 का स्क्वायर, यहाँ 10 था, अब डिस्टेंस घटाकर कितनी रख दी थी हमने, 5 रख दी, 5 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे ना, ये कितना आएगा, देखो ये 2 और ये 2, ठीक है, कितना बनेगा 4, या फिर कह सकते हो 2 का स्क्वायर, दोनों डिनोमिनेटर में, इसके मल्टीप्लाई में जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ध्यान दोगे जब, 1/4 पाई एप्साइलन क्यू ए क्यू बी डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर। कैसे, देखो ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों डिवाइड में जाकर 2 स्क्वायर बनाएंगे, और ये क्या था, 1/5 का स्क्वायर था, यहाँ दोनों का क्या है, डिग्री सेम है, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 5, यानी ये बनेगा 1/10 स्क्वायर। ठीक है, तो बाकी सब सेम रहेगा, ये 2 और ये 5 स्क्वायर मिलकर 10 स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे, इसको इक्वेशन कितना लिखना है, उधर 1 थी ना, 2 लिखो, दोनों इक्वेशन सेम दिखाई दे रही होगी, यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन है, वहाँ भी क्यू ए क्यू बी अपॉन 10 स्क्वायर, क्यू ए क्यू बी अपॉन 10 स्क्वायर, तो इसका मतलब इक्वेशन 1 और 2 जब इसको कंपेयर करोगे तो f इज इक्वल टू कितना आता है, f प्राइम रहेगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, फोर्स विल बी अनचेंज, फोर्स विल बी अनचेंज्ड। ठीक है, यानी फोर्स वहाँ से नहीं बदलेगा जितना था। अब इसका क्या मतलब है कि फोर्स नहीं बदला कि हर बार फोर्स नहीं बदलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है कि हर बार फोर्स नहीं बदलेगा। यहाँ पर क्यों नहीं बदला, देखो जब चार्ज घटा ना तो चार्ज के साथ साथ डिस्टेंस भी उसने घटा दी, कितनी घटा दी, यहाँ पर देखो 5 कर दी ना, 10 की जगह क्या कर दी, 5 कर दी, इस वजह से फोर्स सेम आ गया। ठीक है, और उसी हिसाब से देखो यहाँ कितना था, Q/2 चार्ज आधा आधा हुआ, डिस्टेंस भी उसने आधी कर दी। ठीक है, अगर केवल चार्ज आधा आधा होता, डिस्टेंस उतनी रहती, तो फोर्स क्या होता, 4 गुना कम हो जाता। ठीक है, क्यों, जितने गुना चार्ज कम होगा, चार्ज को देखो जितने गुना चार्ज कम होगा, 2 टाइम्स कम हो रहा था तो आधा रह गया, मतलब चार्ज आधा हुआ, फोर्स आधा रह गया, ये वाला चार्ज आधा हुआ, फोर्स और आधा रह गया, यानी 4 गुना कम हुआ। लेकिन डिस्टेंस अगर आधी होगी तो डिस्टेंस क्या चलता है, स्क्वायर में चलता है, दिख रहा है ये स्क्वायर, दिख रहा है स्क्वायर,
डिस्टेंस अगर आधी होगी ना तो आधे का स्क्वायर करो कितना होगा 4 टाइम्स। तो अगर आधी हुई ना तो फोर जो होगा 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। ठीक है, हाफ कर रहे हो 4 गुना, 1/3 कर रहे हो 9 टाइम्स यहाँ इंक्रीज होगा इसी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इस तरह कैलकुलेशन में इस तरीके से बच रहा था, पर हर बार ये ऐसा नहीं होगा। तो फोर्स विल बी अनचेंज। ठीक है, कॉपी करो। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो हो चुके, चलो जी। अब देखो फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अब क्या चलेगा, मल्टीपल चार्जेस के बीच फोर्स कैसे लगता है। तो उसको सिंपल आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा एक ही फॉर्मूला याद रखना है, वेक्टर फॉर्म। क्या याद रखना है, यानी अगर अलग अलग कैसे, देखो मान लो एक पॉइंट पर चार्ज Q है, क्या है, एक पॉइंट पर चार्ज Q है, और अलग अलग पॉइंट पर रख लो। मान लो एक पॉइंट पर यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है, यहाँ पर Q3 चार्ज है, ऐसा करके रैंडम फोर्स रखो। अब यहाँ पर क्या हो गया R, और इसको कंसिडर कर लो ये P चार्ज है, P लिख लिया आपने। ठीक है, और 1 2 अलग अलग है। इसकी डिस्टेंस ये रही, इसकी डिस्टेंस ये रही, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को कितना लिख दो R1P, इसको लिख दो R2P एंड R3P। ठीक है, तो हमको करना क्या है, अब एक चीज मैंने बताई थी, फोर्स में क्या होती है, डायरेक्शन होती है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियस सी बात है वेक्टर के तरीके से जोड़ी जाएगी। तो अगर टोटल फोर्स निकालना है ना उस पर, तो सिंपल क्या लिखोगे, F इज इक्वल टू F इसकी वजह से, तो उसको क्या लिखोगे, चार्ज नंबर 1 की वजह से P पर फोर्स। तो क्या किस तरीके से लिखते हैं, FP1, क्या लिखेंगे P1, यानी P पर 1 की वजह से फोर्स। तो इस पर वेक्टर साइन लगा दो। ऐसे ही FP2, इस पर वेक्टर साइन लगाओ, FP3, इस पर वेक्टर साइन लगाओ। ऐसे जितने भी फोर्स लग रहे हैं ना, सबको वेक्टर सम कर दो। वेक्टर सम मतलब उनको वेक्टर के हिसाब से, वेक्टर के लो के हिसाब से जोड़ देना। ठीक है, बस इतना करना है, इसको सीधा क्वेश्चन से समझेंगे। चलो जी क्वेश्चन करते हैं इसका। ये रहा क्वेश्चन, क्या बोलता है, पढ़ते हैं। एग्जाम्पल 1.6 है, बोलता है कंसिडर द 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3। ये रहा Q1 Q2 Q3 ईच इक्वल टू Q, यानी मैग्नीट्यूड दे दे Q के इक्वल। ठीक है, एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L, इसकी साइड L है। व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज Q, चार्ज कहाँ पर है, ये रहा Q पर। ठीक है, विद द सेम साइन इज Q। ठीक है, विद द सेम साइन, सेम साइन का मतलब जो साइन इसका है, जो टाइप का ये चार्ज है वही है। अगर ये तीनों पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये तीनों निगेटिव है तो ये भी नेगेटिव। ठीक है, अब सेम चार्ज है, इसका मतलब वहां क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है, चलो उसको भी देखा जाएगा। अब प्लेस एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, यानी सेंट्रोइड पर रखा है। चलो ठीक है, सेंट्रोइड पर रखा है, एज शोन इन फिगर 1.9। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं सीधा। ट्रिग्नोमेट्री याद कर लो अच्छे से, ट्रिग्नोमेट्री लगेगी यहाँ पर। अब देखो करना क्या है, यहाँ से ये सारी लेंथ हमको L दे दी। अभी हम पता करते हैं A से D, जहाँ हमने ये ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये वाली साइड दोनों बराबर होगी, यानी बिल्कुल सेंटर में है। हमें पता करनी है ये वाली साइड कितनी है, D पता करनी है। D पता करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये क्या है, 60 डिग्री का एंगल होगा। एक एंगल कितना होता है 60 डिग्री। ठीक है, उधर वाला भी पूरा एंगल कितना होगा, यहाँ से तक 60 डिग्री। अब सेंट्रोइड कहाँ होता है, इसके सेंटर में से एक लाइन निकालो इस तरीके से, और उसके सेंटर में भी एक लाइन निकालो इस तरीके से, और ऊपर से सेंटर में एक लाइन ऐसे लेकर आओ। ठीक है, तो जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको सेंट्रोइड बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये वाली जो लाइन है ना, इस एंगल को हाफ हाफ डिवाइड कर रही है। तो यानी अगर एंगल को हाफ हाफ डिवाइड कर रही है, तो इसका मतलब ये वाली जो साइड है, कौन सी वाली, ये वाली साइड, ये एंगल कितना है 30 डिग्री। कितना है ये वाली साइड भी कितनी है 30 डिग्री। तो या तो हम क्या करें, ये साइड पता लगा लें तो अच्छा रहेगा। तो इसको ऐसे ही रखो, ये पूरी साइड पता लगाओ, या नहीं भी मान लो ये 30 डिग्री है, और ये वाली साइड ये यहाँ से यहाँ तक L है, यहाँ से यहाँ तक L है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक पूरी साइड L है, तो आधी आधी L/2 हो गई। ट्रिग्नोमेट्री इतने में ही लगाते हैं, यहाँ से ये लेंथ हमको पता चल जाएगी। लेकिन ज़रूरत क्या है, हमको ये लेंथ पता लगानी है, ये पता लगानी है, और ये वाली लेंथ पता लगानी है। ठीक है, तो एक तो हम ये लेंथ पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये लेंथ पता लगाते हैं सीधी। देखो कैसा है, हमने क्या लिया 30 डिग्री लिखा इसको। ठीक है, 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक ये L/2 है, और इधर भी L/2 है। ठीक है, पता क्या करना है हमको, ये पता करना है, ये एंगल है, एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, नीचे वाला होता है बेस,
और ये होता है हाइपोटेनस। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है, बेस है और हाइपोटेनस हमको पता करना है, यानी ये हमको पता करना है। तो ये रहा बेस और ये रहा हाइपोटेनस, दोनों में रिलेशन चेक करो किस में होता है। ये आपने पढ़ा होगा लाल बट्टे कक्का ऐसा करके, छोड़ ये तुमको समझ नहीं। चलो ठीक है, इसको पढ़ दें। तो सबसे पहले क्या, साइन थीटा देखो, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है। और हमारे पास क्या, परपेंडिकुलर तो नहीं लगाना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा की जगह क्या आएगा, कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, ये रहा हाइपोटेनस, यानी कोस इसमें काम कर जाएगा। ठीक है, कोस लिखते हैं 30 डिग्री, सीधा लिखते हैं इसको, कोस 30, कोस 30, कोस 30 इज इक्वल टू कितना होगा, बेस, बेस क्या है, बी से डी, बी डी, और हाइपोटेनस कितना है, बी से ओ, बी ओ लिख दिया इसको हमने। ठीक है, अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। यानी कोस 30, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, जो साइन 60 की होती है, यानी स्क्वायर रूट 3/2, कितना, स्क्वायर रूट 3/2। अब बी डी कितना है, यहाँ से आया तक L/2 है, L/2, और डिवाइड में हमको क्या पता करना है, बी ओ पता करना है, बी ओ पता करना है। ठीक है, अब इसको 2 को डिवाइड में लेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, बी ओ निकालेंगे तो L/√3 आएगा यहाँ से। ठीक है, बी ओ जब कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आएगा, L/√3, ये बन गया एक, पता चलेगा हमको, यानी ये L/√3। सेम इधर फॉर्मेट लगाएंगे तो बी ओ की जगह सी ओ, ये भी सेम आएगा, सी ओ भी कितना है, L/√3। इस तरीके से हमको ये पता चल गया। चलो जी ठीक है, अभी देखो क्या होगा। अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, अब क्योंकि सेंट्रोइड है ना, सेंट्रोइड पर ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, और इसको जब सिमेट्री चेक करोगे ना, कहाँ बोला उसने, इक्वल टू इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये क्या है, पूरा सिमेट्रिक बना हुआ है, सिमेट्रिक बना हुआ है, तो इसको ऐसे घुमा के रख दो और इसको पता करोगे ना, सेम आएगा बिल्कुल। ठीक है, तो क्या लिखो, सी ओ की जगह ए ओ लिखो, ए ओ, ये भी कितना आएगा, L/√3, यानी तीनों साइड हमको पता चल गए, तीनों साइड एक साथ लिख दो, जगह बचाओ, बी ओ, सी ओ, और ये हो गया L/√3 हो गया। अब हमको पता क्या करना है, डिस्टेंस पता चल गई, चार्ज हमको पता है Q1 Q2 करके। ठीक है, अभी पता क्या लगाना, कंसीडर व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज Q, फोर्स पता लगाना है। ठीक है, फोर्स पता लगाते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं, इसको लिख लेना आप लोग। देखो क्या होगा, सबसे पहले इसकी वजह से इस पर फोर्स लगाएंगे तो ऊपर की तरफ निकलेगा, इसकी वजह से इस पर फोर्स लगाएंगे तो इस तरफ फोर्स लग रहा होगा, तो यानी Q1 Q2, अच्छा Q2 Q3 की वजह से फोर्स निकालते हैं, Q2 Q3, तो Q2 Q3 को कैसे लिखेंगे, F, चार्ज किसकी वजह से, 2 की वजह से, किस पर, इसको Q लिख लो केवल, या फिर QP बोल दो। ठीक है ना, तो 2P लिखेंगे, चार्ज P, P पर लगने वाला फोर्स चार्ज नंबर 2 की वजह से, P पर लगने वाला फोर्स चार्ज नंबर 2 की वजह से। ठीक है, तो ये हो गया। चलो, फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई को भी K लिख देते हैं हम केवल। ठीक है ना, पूरा इतना ज़्यादा नहीं लिखते, K लिखते हैं, K Q1 Q2, Q1 Q2 में क्या, ये रहा Q और Q, K Q स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर, R स्क्वायर कितना, L/√3 था, इसी का स्क्वायर करेंगे, तो L/√3 को ना R कंसिडर कर लो, अभी बाद में रख लेंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, R स्क्वायर लिख देते हैं इसको सीधा, ये हो गया R स्क्वायर। ठीक है, इसकी डिस्टेंस क्या किस तरफ है, F2 की इस तरफ डिस्टेंस है, अभी इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं अभी डिस्टेंस, या फिर लिख लो R कैप लिख लिया। कैप का मतलब कहाँ से कहाँ तक है, 2 से इस तरफ है, तो इसको ऐसे ही लिख लो, P2, 2 से P की तरफ, P2 लिख लिया। ठीक है, सेम निकालो बाकी के फोर्सेस, बाकी के जब फोर्सेस निकालोगे तो P2 की जगह P3 आएगा, ये लिखोगे, सेम वैल्यू आ जाएगी, यानी क्या आएगा, K Q अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि ये तो सब कुछ सेम है, बस क्या डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, P3, सेम क्या निकालोगे, 1 की वजह से, P1 इज इक्वल टू K Q स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर और R P1, ये हो गया। अभी हमको करना क्या है, तीनों हमारे फोर्स निकल गए, तीनों की डायरेक्शन निकल गई, इसका और इसका मैग्नीट्यूड टोटल निकालो। क्या निकालेंगे, इसको और इसका टोटल निकालो। टोटल कैसे निकालेंगे, देखो, इक्विवेलेंट फोर्स, इसको लिखते हैं इक्विवेलेंट फोर्स ऑफ
Fp2 एंड Fp3, यानी इन दोनों का इक्विवेलेंट फोर्स निकालना है, जिसको हम क्या लिख देंगे, F लिख देंगे, ठीक है। और ये जो नीचे फोर्स F1 लिखा हुआ है ना, ये वही फोर्स है, तो क्या लिख देते हैं इसको, F1 लिख देते हैं केवल, F1। अब वेक्टर के फॉर्मूले याद करो, देखो वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता था, A और प्लस B, यानी A और B को जोड़ रहे हो ना, या A1 A2 को लिख लो, चलो क्या लिखते हैं हम, A1 प्लस A2, इस तरीके से लिखते थे ना। और दोनों क्या होते थे, वेक्टर होते थे, दोनों क्या होते थे, वेक्टर। हमें क्या करना है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड पता करना है। क्या पता करना है, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन अभी बाद में देखेंगे, हमें पता करना है A1 और A2 को जोड़ दो, वो कितना आएगा। तो ये इस तरीके से निकलता था, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस थीटा और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। A1 A2 क्या मैग्नीट्यूड होते थे, A1 A2 मैग्नीट्यूड, थीटा क्या होता था, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। अब यहां से देखो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, ये Q2 है, ये Q3 है, इसकी वजह से ये इस तरफ लग रहा है, ये इस तरफ। तो ये जो इतना एंगल दिख रहा है ना आपको, इसको पहले इधर बढ़ाओ, ये जो एंगल दिख रहा है ये वाला, दोनों के बीच का एंगल, वही क्या है, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, थीटा कोस थीटा, उधर जो लिख रहा है वो, ठीक है। ये वाला 30 नहीं। अब देखो क्या करेंगे, ये कितना है 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ट्रायंगल में टोटल 180 होता है ना, तो 90 यहाँ गया, बाकी का 19 से मिलकर बना। ये 60 है, तो इधर वाला कितना होगा, ये भी 60 होगा, क्योंकि इस तरीके से जो एंगल होते हैं ना, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। और ऐसे ही इधर वाला एंगल इधर वाले एंगल के इक्वल होगा, तो ये 60 और इधर भी 60 होगा, ऐसे ही ये 60 ये 60। तो ये वाला जो टोटल एंगल है, एंगल बिटवीन F2 एंड F3 कह सकते हो उसको, F2 एंड F3। F2 F3 को हमने क्या लिखा, Fp2 Fp3, यही तो लिखा है। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 120 डिग्री हो जाएगा टोटल। कितना आएगा, 120 डिग्री, ठीक है। तो सीधा फॉर्मूला देखो क्या लिखेंगे, F1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सॉरी F1 नहीं लिखते फिर, ठीक है, इसको केवल F प्राइम लिख लो, F प्राइम लिख लो। तो क्या बनेगा, ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस दोनों का मल्टीप्लाई का डबल इंटू कोस थीटा, कोस यानी 120 डिग्री। तो लिखो Fp2 स्क्वायर, Fp2 का स्क्वायर प्लस, या P1 की बात कर लो पहले, Fp2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का मल्टीप्लाई करो Fp1 Fp2 और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, कोस 120 डिग्री, कितना आएगा 120 डिग्री, और इसका करना है स्क्वायर रूट, ये आ गया फॉर्मूला, ठीक है। अब वैल्यू रखना शुरू करते हैं, देखो क्या होगा। सबसे पहले मैग्नीट्यूड देखो सबका सेम है, यानी इसका स्क्वायर करोगे इसका स्क्वायर करोगे इसका स्क्वायर करोगे तो हर बार सेम आएगा, इसका स्क्वायर और दोनों बराबर है ना P1 P2, तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे वो भी सेम आएगा। तो मैग्नीट्यूड तो एक ही बार बाहर निकाल दो, यानी इसका स्क्वायर करो, और जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो बाहर आ जाएगा, यानी ये बनेगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं अंदर स्क्वायर रूट क्या आता है, देखो ये बाहर आ गया, ये बना, तो क्या बचा यहाँ पर 1 बचा, प्लस ये भी सेम बाहर आ गया, तो ये भी 1 बचा, प्लस अभी बचा 2 और कोस 120, ठीक है। यानी P1 P2 मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएंगे, इनका स्क्वायर बनाएंगे, दोनों सेम है, स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो P1 P2 क्या होगा, हाँ 2 कोस 120 की वैल्यू निकालो। कोस 120 की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 30 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, जो साइन 30 की वैल्यू। या रुको, साइन 30 नहीं, कोस 90 प्लस 30 करोगे ना इसको, कहाँ आता है ASTC, तो यहाँ आ रहा है क्या साइन कोस, ठीक है। ये तो कोस है, ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस साइन 30, यानी -1/2। कितना है ये, -1/2। कोस 120 की वैल्यू होगी -1/2, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनली ये कितना रह जाएगा, वेट 2 से 2 कैंसिल होगा ना, पक्का माइनस ही होगा, ठीक है। चलो सॉल्व करो इसको, तो 1 से ये पूरा कैंसिल होगा, 1 रह जाएगा, वो बाहर आके सेम आएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी F प्राइम भी कितना आ गया, इतना ही आ गया जितना ये लग रहा है। यानी ये जो लग रहा है ना ऊपर की तरफ फोर्स, अब देखो इसकी डायरेक्शन क्या थी, ये थी, इसकी डायरेक्शन क्या थी, ये थी, तो दोनों की वजह से ऐसा समझो, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो दोनों के सेंटर में जो डायरेक्शन जाती है ना वो होता है, अगर इक्वल होता है तो, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन ये वाली है, यानी जो मैंने F प्राइम लिखा ना वो ये वाला फोर्स है, ठीक है।
इसकी डायरेक्शन कौन सी है, डायरेक्शन दिखा रहा है कि आर कैप लिख रहा है ना ऊपर की तरफ आर कैप, तो यानी क्या लिख सकते हो उसको, अगर तुम वेक्टर फॉर्म में लिखोगे एफ प्राइम को तो इसके ऊपर लगा दो आर कैप, ठीक है, ये लग गया, ओह सॉरी। और अगर डायरेक्शन नहीं लिखते, ये आर कैप नहीं लिखते, तो दिमाग में डायरेक्शन याद रखनी है आपको। अब ध्यान दो आगे क्या होगा, अब इक्विवेलेंट निकालने के लिए इन दो का तो इक्विवेलेंट निकल गया, अब बचा ये वाला फोर्स Q1 और जो इन दोनों की वजह से आया ये, उसका टोटल निकालना है। तो टोटल फोर्स इधर लिखते हैं, क्या लिखेंगे उसको, F इज इक्वल टू, यानी वेक्टर F इज इक्वल टू कितना, F प्राइम का वेक्टर लिया हमने प्लस और P1 बचा हुआ था उसका वेक्टर लिया, यानी P1 बचा हुआ था ना, ये रहा। अब दोनों में देखो, दोनों की डायरेक्शन क्या है, उल्टी है बिल्कुल। जब उल्टी डायरेक्शन होती है ना तो मैग्नीट्यूड सीधा घटा देते हैं। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F प्राइम माइनस FP1, ठीक है, या तो उसमें से इसको घटाओ या इसमें से उसको घटा दो, एक ही बात है। मतलब जो ज़्यादा हो, ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा दो, घटाओ, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या सेम ही दिख रहा है हमको तो, ठीक है ना, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अभी। किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड, ये रहा इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो जब वैल्यू रखेंगे घटाएंगे क्या बनेगा, के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और जब सेम है दोनों को क्या लिखेंगे, जीरो आ जाएगा। यानी ये जो एल को हमने यहाँ L/√3 को आर लिख लिया था ना, तो वो सारा सॉल्व होने के बाद क्या आ गया, यानी फाइनल जो फोर्स है क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। कहने का मतलब इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, और वैसे भी पता चलता है तीनों सेम है ना, तो बैलेंस बना कर रखते हैं उसको, तीनों बराबर बराबर फोर्स लगाएंगे और तीनों की वजह से वो एक ही जगह जकड़ा रहेगा, ठीक है ना। ऐसा समझो पाइप से प्रेशर लगा रहे हैं, पानी का प्रेशर लगा रहे हैं, तो टोटल फोर्स कितना आया इस पर फाइनल में, जीरो आया। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, ठीक है, इसे कॉपी करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो एक और एग्जाम्पल है, ये भी मल्टीपल चार्जेस का है। कंसीडर द फॉलोइंग कंसीडर क्यू क्यू एंड माइनस क्यू। इस बार क्या एक क्यू है, दूसरा भी क्यू, एक क्यू की जगह माइनस क्यू कर दिया इन्होंने इस बार। व्हाट इज इक्विलेटरल ट्रायंगुलर, ठीक है, शॉन फिगर। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, हमें हर एक चार्ज पर फोर्स बताना है। अब देखो सबसे पहले तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो चारों तरफ से सिमेट्री है इसमें। उससे क्या हुआ, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज दोनों सेम चार्ज है और यहाँ पर दोनों से बराबर डिस्टेंस पर है ये, ठीक है। तो इस पर और इस पर लगने वाला चार्ज तो बिल्कुल फिक्स होगा, सेम होगा, अमाउंट में सेम होगा मतलब, ठीक है। तो देखो F1 F2 इन्होंने F लिखा हुआ है, ठीक है, और F3 को √F निकाला हुआ है, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। इतना पता है दोनों पर सेम है, इस पर अलग हो सकता है। अभी हम क्या करते हैं, 1 से शुरू करते हैं, 1 2 और फिर 3 पर पता करेंगे। सबसे पहले 1 पर चार्ज निकालते हैं, सॉरी फोर्स निकालते हैं 1 पर। तो 1 पर फोर्स किस तरीके से निकालेंगे, F किस पर फोर्स निकाल लें हम, 1 पर, किसकी वजह से निकाल लें, ये देखो 1 पर निकालते हैं 2 की वजह से, तो इसको लिख लेते हैं F12 और वही KQ1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे ना, Q1 यानी ये खुद चार्ज, ठीक है। तो ये हो गया Q1 और Q2 यानी ये खुद चार्ज Q2, और दोनों फिक्स है, KQ अपॉन आर स्क्वायर। आर की जगह क्या दिया इन्होंने, L दिया है तो L स्क्वायर लिख लो, यानी चार्जेस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, L हो गई। अब इसको इन्होंने क्या किया, कंसिडर कर लिया, इसको ना कोई एक अमाउंट कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। क्या अमाउंट कंसिडर करते हैं, इस तरीके से KQ अपॉन L स्क्वायर की ना बार बार जरूरत पड़ने वाली है, तो अमाउंट इसको हम क्या लिख लेते हैं, F लिख लेते हैं केवल। क्या लिख लिया आपने, F लिख लिया, ठीक है, ओनली F लिखा अभी इसको, या फिर यहाँ लिख लो कंसिडर KQ अपॉन आर स्क्वायर या L स्क्वायर, इसकी जगह F लिखना है हमको, ठीक है। ये मतलब इतना ज़्यादा ना लिखना पड़े तो ये आ जाएगा, तो ये हो गया F। चलो जी, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, दोनों सेम चार्जेस हैं, मतलब एक जैसे चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव हैं, तो इस तरफ। अब इसकी वजह से इस पर चार्ज लगेगा तो वो अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि ये तो नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इस पर लगेगा इस तरफ चार्ज फोर्स, तो उसको कैलकुलेट करते हैं, यानी ये कितना आ जाएगा, F1 पर 3 की वजह से, ठीक है। तो ये भी सेम आएगा, KQ अपॉन L स्क्वायर, क्योंकि सब कुछ तो सेम है ना, ये Q ये भी Q और डिस्टेंस भी L है, L स्क्वायर, तो ये भी कितना आया, F आया, ठीक है। लेकिन दोनों में फ़र्क है, इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन अलग है।
हमें निकालना है टोटल। किस पर निकालना है? F1 निकालना है, F1। अभी जो बात चल रही है केवल किसकी चल रही है? अमाउंट की बात चल रही है, ठीक है। डायरेक्शन हमने नहीं लिखी इसमें, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ वेक्टर लगाया, यहाँ वेक्टर लगाया, इसकी डायरेक्शन कैसे लिखोगे? F12 लिखा हुआ है ना, तो L करके लिख दो L12, और यहाँ पर L13, ये वाली जो डायरेक्शन है इसको L13 लिख सकते हो, या R13, जो आप चाहें। अब देखो क्या वही किसका? पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, यही था ना फॉर्मूला, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ऐसा करके चल रहा था। तो यहाँ चलेगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी डायरेक्ट करेंगे अब इसको हम, देखो किस तरीके से, एफ स्क्वायर प्लस 2f, यानी दोनों बार एफ स्क्वायर आएगा, ठीक है। और क्या आएगा? कोस थीटा की जगह क्या? दोनों के बीच का एंगल ये रहा, ठीक है। कितना एंगल है? अब देखो ये एंगल कितना दिखाया था मैंने? 60 डिग्री। कितना दिखाया था? 60 डिग्री। ये तीनों एंगल 60 डिग्री थे, तो ये बाहर वाला एंगल 180 में से कम कर दो, यानी कितना हो गया? 120 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा कोस 120 डिग्री। इसको कैलकुलेट करो। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो फाइनल में यह आएगा एफ। कितना आ जाएगा फाइनल में? एफ आ जाएगा। सेम प्रोसीजर इस वाले चार्ज के लिए, तो इस पर भी कितना आएगा फाइनल में? क्या इधर लिखो सिमिलर, F2 आपको कैलकुलेट करना है, वो भी फाइनल में कितना आने वाला है? F ही आएगा। चलो जी, अब बात करते हैं 3 पर चार्जेस की, फोर्स की, ठीक है। 3 पर कैसे पता चलेगा? तो 3 पर पहले निकालेंगे 1 की वजह से, फिर निकालेंगे 2 की वजह से, ठीक है। 3 पर देखो F3 ड्यू टू 1, ठीक है ना। 3 पर 1 की वजह से, तो सेम फॉर्मूला, एक तो वही चलेगा KQ1, ऐसा करके Q अपॉन कितना? R स्क्वायर, या L स्क्वायर, सॉरी L स्क्वायर, यानी ये F है, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम थी ना, तो F आ गया। सेम क्या आएगा? F 3 पर 2 की वजह से, ये भी सेम आएगा Q अपॉन L स्क्वायर, और इसको भी हम क्या लिख देते हैं शॉर्ट में? F लिख देते हैं, ठीक है ना। यानी कहाँ था? ये सेम चल रहा था ना, तो Q। अब ये जो माइनस साइन दिख रहा है ना, ये प्लस ये माइनस, इसका ना यहाँ कोई रोल नहीं होता। प्लस माइनस का सिर्फ डायरेक्शन में रोल होता है, डायरेक्शन बताता है, बाकी कुछ नहीं बताता। अमाउंट क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। इन दोनों का इक्विवेलेंट जब निकालेंगे हम, तो ये कितना होगा इक्विवेलेंट? देखो इसको किस तरीके से लिखेंगे? F इज इक्वल टू, इधर लिख लो सामने, F इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यही तो चलेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 की जगह F इंटू F, और ये आएगा कोस। अब देखो एंगल कितना, यहाँ कितना था? यहाँ 120 था, लेकिन यहाँ पर देखो ये प्लस ये माइनस तो इस तरफ खींचेगा, ये प्लस ये माइनस तो इस तरफ खींचेगा, और दोनों के बीच एंगल रहेगा ये वाला, जो कि कितना दिख रहा है? 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना ये पूरा, तो 60 डिग्री दिख रहा है। तो यानी एंगल इस बार 120 नहीं है, कितना है? 60 डिग्री है। तो ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जब आप इसको सोल्व करोगे, ये तो आ जाएगा बाहर, F तो आ जाएगा बाहर, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ बचेगा cos 60 की वैल्यू, जो कि थी +1/2। अब +1/2 और 2 कैंसिल करके +1 ही बनाएंगे, तो +1 कितना हो जाएगा? +3, और जो कि स्क्वायर रूट में है, तो यानी फाइनली ये कितना होगा? इसका F3 लिख लो, √3F, ये इस पर फोर्स निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, इसमें तो इस फॉर्मेट में इन्होंने लिख दिया, हम क्या करते हैं, इसको इजी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा वापस से। यानी F कहाँ गया? F1 और F2 तो इक्वल आएंगे, क्या लिखेंगे? F1 मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं केवल, और F2 ये आ जाएगा 1/4πε Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, इस तरीके से। यानी Q1 Q2 को हमने क्या लिख दिया, ये जो एक ही बार था ना Q स्क्वायर लिख दिया एक ही बार इसको, ठीक है। तो ये बन गया एक। तो सेम F3 निकालो, F3 का भी मैग्नीट्यूड निकालना, तो मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकालेंगे? ये होगा 1/4πε, और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है √3 का, तो √3 यहीं मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? √3/4πε, और Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलो इसको भी कॉपी कर लो। अच्छा, आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, ये ऑलरेडी 50 मिनट का राउंड हो चुका है, या शायद ज़्यादा हो चुका है।
तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इसको इतना ही रखते हैं।